कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे पल दिखाती है जो आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस किए जाते हैं। और यही वो कहानी है जो हमें सिखाती है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। सुबह के 11:15 थे। महाराष्ट्र के एक बड़े शहर पुणे में एक प्रसिद्ध बैंक शाखा थी। पुणे नगर बैंक में हलचल का माहौल था। हर तरफ फॉर्मल कपड़े पहने ग्राहक और बैंक के व्यस्त कर्मचारी अपने अपने काम में लगे हुए थे। इसी बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति बैंक में दाखिल हुआ। उसकी उम्र करीब 75 साल थी। चेहरे पर अनुभव की लकीरें, आंखों में सादगी और हाथ में एक पुराना लिफाफा था। उनका नाम गोविंद शास्त्री था। गोविंद जी ने साधारण धोती कुर्ता पहन रखा था और उनकी चाल में हल्का सा कंपन था। जैसे ही वे बैंक में दाखिल हुए, सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। कुछ लोगों ने उन्हें तिरस्कार से देखा तो कुछ हल्के से हंस पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी उपस्थिति बैंक के माहौल से मेल नहीं खा रही हो। वह सीधे काउंटर की तरफ बढ़े, जहां एक महिला ग्राहक सहायता के लिए बैठी थी। उसका नाम रेखा देशमुख था। गोविंद जी ने विनम्रता से कहा, बेटी, मुझे एक जरूरी काम के लिए बैंक मैनेजर से मिलना है। रेखा ने बिना मुस्कुराए उनके कपड़ों की तरफ देखा और रूखे स्वर में बोली, मैनेजर से मिलने का अपॉइंटमेंट है? गोविंद जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, लेकिन यह बहुत जरूरी है। रेखा ने लिफाफा हाथ में लिया और औपचारिक लहजे में कहा, आप वेटिंग एरिया में बैठ जाइए। जब मैनेजर साहब खाली होंगे तो देखेंगे। गोविंद जी प्रतीक्षा क्षेत्र में एक कोने की कुर्सी पर बैठ गए। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी। बैंक में मौजूद ग्राहक और कर्मचारी अभी भी उन पर नजरें गड़ाए हुए थे। किसी को भी यकीन नहीं था कि यह व्यक्ति बैंक का नियमित ग्राहक हो सकता है। किसी ने फुसफुसाकर कहा, यह कोई भिखारी जैसा लग रहा है, लिफाफे में क्या लाया होगा? यह शब्द सुनकर किसी का भी दिल टूट सकता था, लेकिन गोविंद जी चुपचाप बैठे रहे। उसी समय अनिकेत वर्मा नाम का एक युवा कर्मचारी गोविंद जी के पास आया। अनिकेत को कुछ अजीब लगा। बुजुर्ग की आंखों में अपनापन था और खामोशी में दया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, बाबा, मैं आपकी मदद कर सकता हूं? गोविंद जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मुझे बैंक मैनेजर से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज पर चर्चा करनी है। अनिकेत ने तुरंत जवाब दिया, कोई बात नहीं बाबा, मैं उनसे बात करता हूं। वह सीधा ब्रांच मैनेजर समीर जोशी के केबिन में गया। समीर जोशी एक ऐसा आदमी था जिसे सिर्फ बड़े ग्राहकों और पैसों की चिंता थी। उसने कभी किसी साधारण ग्राहक को तवज्जो नहीं दी थी। अनिकेत ने कहा, सर, बाहर एक बुजुर्ग आए हैं। उनका कहना है कि उन्हें आपसे मिलना है। समीर ने अभिमान से जवाब दिया, अगर जरूरी होता तो अपॉइंटमेंट लेकर आते। गोविंद शास्त्री कुछ कहना चाहते थे, लेकिन समीर जोशी ने उन्हें टोक दिया। इधर गोविंद शास्त्री अभी भी चुपचाप बैठे थे, लेकिन अब उनका धैर्य जवाब दे रहा था। 1 घंटे से अधिक समय बीत चुका था। आखिरकार उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और सीधे मैनेजर के केबिन में चले गए। समीर जोशी ने उन्हें आते देखा और दरवाजे पर ही रुक गए। हाँ बाबा, अब क्या है? जल्दी बताइए, मुझे बहुत काम है, समीर ने तेज आवाज में कहा। गोविंद शास्त्री ने हाथ में पकड़ा लिफाफा आगे बढ़ाया, लेकिन समीर ने उसे देखे बिना ही कहा, बाबा, जब खाते में पैसे नहीं होते तो ऐसा ही होता है। मैं आप जैसे लोगों को पहले ही समझा चुका हूं। खाते में एक भी रुपया नहीं होगा। अब कृपया बाहर जाइए और समय बर्बाद मत कीजिए। गोविंद शास्त्री कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस लिफाफा टेबल पर रख दिया और बोले, ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बार इस लिफाफे को जरूर देख लेना। यह कहकर वे बैंक से बाहर चले गए। गोविंद शास्त्री तो बैंक से बाहर चले गए थे, लेकिन उनके द्वारा छोड़ा गया लिफाफा पूरे बैंक की हवा बदलने वाला था। बस किसी को इसका अंदाजा नहीं था। लिफाफा समीर जोशी की टेबल पर पड़ा रहा, जिसे देखने की भी उसे जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन कुछ घंटे बाद जब बैंक थोड़ा खाली हुआ तो अनिकेत वापस केबिन में आया। लिफाफे को देखते हुए उसने सोचा, बाबा जी ने इसे बहुत विश्वास के साथ रखा है। शायद यह वाकई महत्वपूर्ण है। बिना किसी को बताए उसने लिफाफा उठाया और ध्यान से खोलने लगा। जैसे ही उसने पहला पेज पढ़ा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह दूसरे पेज पर पहुंचा, उसके हाथ कांपने लगे। जब उसने तीसरा दस्तावेज देखा तो वह चौंक गया। यह दस्तावेज पुणे नगर बैंक की शेयर होल्डिंग डिटेल थी।
एक पुराना लेकिन वैध दस्तावेज जिसमें साफ लिखा था कि गोविंद शास्त्री इस बैंक के 60% शेयर होल्डर हैं। और सबसे बड़ा झटका, एक पावर ऑफ अथॉरिटी लेटर जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि गोविंद शास्त्री को ब्रांच मैनेजमेंट लेवल पर नियुक्ति और बदलाव का अधिकार है। अनिकेत को यकीन ही नहीं हुआ। उसने विदेशी बैंक के रिकॉर्ड विभाग से पुष्टि की और जैसा उसने पढ़ा था सब सच निकला। जिस बुजुर्ग आदमी को सबने नजरअंदाज किया था वही असली मालिक निकला। अनिकेत ने तुरंत इन दस्तावेजों की एक कॉपी तैयार की और उन्हें एक फाइल में इकट्ठा करके मैनेजर समीर जोशी को भेज दिया। समीर अभी भी एक अमीर क्लाइंट से बात कर रहा था, बड़ी बड़ी योजनाएं समझा रहा था। अनिकेत ने कहा, सर, ये फाइल देखिए, ये उसी पुराने ग्राहक की है जिसे आपने आज सुबह अपमानित करके बाहर भेज दिया था। समीर ने गुस्से में फाइल ले ली, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे संभव है? वह बुदबुदाया। उसके सामने बैठा क्लाइंट भी पूछ रहा था, मैनेजर, सब ठीक है। लेकिन समीर के पास कोई जवाब नहीं था। अब जवाब दो। वह अभी भी खुद को राजा समझ रहा था, जिसे सब गरीब समझकर अनदेखा कर रहे थे। अगली सुबह वही समय, 11:15। पुणे नगर बैंक की शाखा में माहौल अलग था। कल की घटना कुछ कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बन गई थी, लेकिन आज क्या होने वाला है इसका किसी को अंदाजा नहीं था। दरवाजा खुलता है। गोविंद शास्त्री जी फिर से प्रवेश करते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो सूट पहने हुए है। उनके हाथ में चमड़े का ब्रीफकेस है और उनकी आंखें तेज और आत्मविश्वास से भरी हैं। वह व्यक्ति बैंक का मुख्य क्षेत्रीय अधिकारी, जोनल अधिकारी अरविंद जोशी था। दोनों के प्रवेश करते ही बैंक का माहौल तनावपूर्ण हो गया। सब उनकी ओर देखने लगे। रेखा, जिसने कल उनका मजाक उड़ाया था, उसने सिर झुका लिया, जैसे किसी ने समीर जोशी को ठंडी बर्फ में डुबो दिया हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। गोविंद शास्त्री जी बिना कुछ कहे सीधे समीर जोशी के केबिन में चले गए। समीर खुद बाहर आए और उन्हें रोकने की कोशिश की। बाबा जी, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि आप। गोविंद शास्त्री शांत भाव से लेकिन दृढ़ता से बोले, जानना जरूरी नहीं है बेटा, समझना जरूरी है। कल तुमने मुझे मेरे कपड़ों से, मेरी उम्र से आंका, अब इसका परिणाम भुगतो। अरविंद जोशी आगे बढ़ते हैं और समीर को औपचारिक नोटिस देते हैं। समीर जोशी, आपको इस बैंक के शाखा प्रबंधक की जिम्मेदारी से तुरंत हटाया जा रहा है। आपकी तबादला रिपोर्ट तैयार है। पूरे बैंक में सन्नाटा छा गया। गोविंद शास्त्री ने अनिकेत को बुलाया और कहा, क्या तुमने मानवता और जिम्मेदारी को समझा? मैं चाहता हूं कि तुम अब इस शाखा के नए प्रबंधक बनो। अनिकेत हैरान था। मैं? लेकिन हां, तुम। गोविंद शास्त्री मुस्कुराए और बोले, बैंक को ऐसे लोगों की जरूरत है जो सम्मान देना जानते हो, पहचान से नहीं बल्कि व्यवहार से। अनिकेत की आंखें भर आईं। पूरे स्टाफ ने तालियों से उनका स्वागत किया। पूरे बैंक में तालियों की गूंज अब एक नए अध्याय की शुरुआत बन गई थी। एक साधारण, ईमानदार कर्मचारी, अनिकेत, अब इस शाखा का नया मैनेजर बन गया था, और वह भी सिर्फ अपनी इंसानियत, इज्जत और कर्तव्य के बल पर। कल तक खुद को राजा समझने वाला समीर जोशी आज चुपचाप खड़ा था। सिर झुकाए, आंखों में शर्म लिए उसने एक बार फिर गोविंद शास्त्री के सामने हाथ रखा। सर, माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गया। गोविंद शास्त्री ने समीर जोशी की ओर देखा और कहा, जब कोई व्यक्ति खुद से लड़ता है और बदलने का फैसला करता है तो उसे माफी मिलती है। इस बार सजा को समझकर सीखो। तुम्हें पुणे नगर बैंक की एक गांव शाखा में स्थानांतरित किया जा रहा है, जहां तुम समझ सकोगे कि सम्मान कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। फिर उन्होंने पूरी शाखा को संबोधित करते हुए कहा, आज से इस बैंक में कोई भी ग्राहक अपने कपड़ों, व्यवहार या पहचान के आधार पर उपेक्षित नहीं होगा। यहां हर व्यक्ति समान है, चाहे वह किसान हो या व्यापारी, बूढ़ा हो या जवान। बैंक की रिसेप्शनिस्ट रेखा, जो कल गोविंद शास्त्री को घृणा से देख रहा था, अब शर्म से सिर झुकाकर उनके पास आया। सर, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी सादगी को कमजोरी समझ लिया था। गोविंद शास्त्री ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, गलती तो सबसे होती है बेटा, लेकिन अगर तुम उससे कुछ सीखो तो वह अनुभव बन जाता है। उस दिन के बाद पुणे नगर बैंक की यह शाखा सिर्फ एक बैंक नहीं रही,
यह सम्मान और मानवता की मिसाल बन गई। ग्राहकों का व्यवहार बदल गया, कर्मचारियों की सोच बदल गई, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बैंक की पहचान बदल गई। गोविंद शास्त्री समय समय पर बिना सूचना के बैंक में आते रहे, कभी ग्राहक बनकर तो कभी साधारण व्यक्ति बनकर, ताकि वे सुनिश्चित कर सकें कि कोई अन्य बुजुर्ग, कोई अन्य साधारण व्यक्ति फिर से अपमानित न हो। उन्होंने कभी किसी को अपने कपड़ों, उम्र या चाल ढाल के बारे में नहीं बताया। असली पहचान व्यक्ति के मूल्यों और व्यवहार में होती है, उसके कपड़ों में नहीं।